हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को समझेंगे, जैसे प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है और ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है, सदन का स्थगन और विघटन किस तरह से किया जाता है और कौन करता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जो बच्चों को आसानी से समझ नहीं आ पाते। आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नकाल की। इसमें सबसे ज़रूरी तथ्य यह है कि भारतीय संविधान में प्रश्नकाल शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि यह संसद द्वारा स्थापित की गई एक प्रथा है। यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 118, जो कि संसद के दोनों सदनों को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्यों को संचालित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा ने अपने अपने प्रक्रिया और अपने कार्यों को किस तरह से संचालित किया जाएगा उसके लिए नियम बनाए हैं। उसी में से एक है दोस्तों प्रश्नकाल। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं प्रश्नकाल को। दोस्तों, लोकसभा के कुछ नियम हैं। इसमें से नियम नंबर 32 के अनुसार संसद के प्रत्येक दिन का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रिजर्व होता है, यानी आरक्षित होता है। यहाँ जो सांसद होते हैं ना, वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसका जवाब देते हैं। लोकसभा में सामान्यतः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल के लिए आरक्षित किया गया है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्नकाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? लोकसभा नियम 32 में। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि जो प्रश्नकाल होता है वो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में कुछ अलग नियम है। राज्यसभा के नियम 38 के अनुसार प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि प्रश्नकाल का जो टाइम होता है वो 11 से लेकर 12 तक का होता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर प्रश्नकाल का टाइम जो है वो 12 से लेकर 1 बजे के बीच का समय होता है। स्टार्टिंग में दोस्तों राज्यसभा में भी 11 से लेकर 12 ही हुआ करता था, लेकिन अभी इसको बदल दिया गया है। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है और मैंने इसको नोट में शामिल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने प्रश्नकाल की बात की तो प्रश्नकाल में कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है और ये जो प्रश्न है यह 2 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं तारांकित प्रश्न और दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके ऊपर तारा अंकित होता है, यानी इन प्रश्नों के ऊपर स्टार बना दिया जाता है। यहाँ पर मैंने डिजाइन भी किया है। और ये जो है वो अतारांकित प्रश्न होते हैं, यानी ये नॉर्मल प्रश्न होते हैं, इनके ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं बनाया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं यह लिखित रूप से पूछे जाते हैं। कौन पूछता है? कोई भी सांसद पूछ सकता है किसी भी मंत्री से। ठीक है, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों को अगर हम और अच्छे से समझें तो दोस्तों एक सदस्य एक दिन में केवल एक ही तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा एक दिन में टोटल 20 प्रश्नों को पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं यानी जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, तो इन मामलों में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी होती है। इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक सांसद है और ये एक मंत्री है। सांसद ने मंत्री से क्वेश्चन किया कि सड़क में घपला क्यों हुआ है। मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार की गलती है। समझ गए ना? ये सांसद है, ये मंत्री है। सांसद ने मंत्री से कहा कि सड़क में घपला क्यों हुआ है। मंत्री ने कहा ठेकेदार की गलती है। तो ये जो सांसद है ना, एक पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकता है कि भैया ठेकेदार के खिलाफ आपने क्या किया। तो इस तरह से जो मौखिक प्रश्न होते हैं इनकी जल्दी से सुनवाई हो जाती है, जल्दी से रिप्लाई दे सकते हैं। इसी वजह से इस मामले में यानी तारांकित प्रश्नों के मामले में पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जबकि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं
यह लिखित रूप से पूछे जाते हैं और एक सदस्य एक दिन में 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह से टोटल एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो अतारांकित प्रश्न है यह लिखित रूप में पूछे जाएंगे और इनका उत्तर भी लिखित रूप में ही दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। दोस्तों, किसी भी सांसद को इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए महासचिव को लिखित नोटिस देना होता है कि भैया हम जो है वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और ये जो नोटिस होता है दोस्तों, आमतौर पर 10 से 21 दिन पहले देना होता है। कहीं कहीं मामलों में 10 से 15 दिन भी डिसाइड किया गया है। हालांकि जो आदर्श सीमा है वह 10 से 21 दिन है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। दोस्तों, यह संसद में पूछे जाने वाले ऐसे सवाल होते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्वजनिक महत्व के मामले से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कहीं पर बहुत बड़ा दंगा हो गया हो, किसी ट्रेन में बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, कोई बीमारी अचानक फैलने लगी हो, तो ये मामले कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे में सांसद को तुरंत सरकार से सवाल पूछना होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को लोकसभा में 10 दिन और राज्यसभा में 15 दिन से कम समय के नोटिस पर भी पूछा जा सकता है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कोई मामला सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ हो, कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसे मामले में सांसद को बहुत ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। वह 2 या 3 दिन का नोटिस देकर भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को पूछ सकता है और इसका जो उत्तर है यह मौखिक रूप से दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें शून्यकाल की, तो दोस्तों शून्यकाल जो है यह एक अनौपचारिक परंपरा है, यानी सीधा सा मतलब यह है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसे 1962 में शुरू किया गया था। लोकसभा में शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। यहाँ पर मैंने एक शब्द का यूज किया है, लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा में शून्यकाल का टाइम क्या है, 12 से 1, जबकि राज्यसभा में शून्यकाल को पहले ही आयोजित कर दिया जाता है 11 से 12 के बीच में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्य होता है वो उल्टा होता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। शून्यकाल के लिए सांसद को उसी दिन 10 बजे स्पीकर को नोटिस देना होता है जिस दिन इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके अलावा आपको एक बात नोट में याद रखना होगा कि शून्यकाल के दौरान सांसद द्वारा उठाए गए किसी मुद्दे पर मंत्री को उत्तर देना आवश्यक नहीं है। यदि मंत्री सदन में उपस्थित है तो भैया वो स्वेच्छा से उत्तर दे सकता है, लेकिन उस पर बाध्यता नहीं है कि वह उत्तर देगा ही। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। शून्यकाल के बारे में मोस्ट क्या याद रखना है कि भैया इसकी शुरुआत कब हुई थी, नॉर्मली शून्यकाल कब से कब तक चलता है, और नोटिस की बात आपको याद रखना है। अगर मुद्दा उठाया जाना है तो उसी दिन 10 बजे नोटिस देना होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सदन का स्थगन क्या होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सदन का स्थगन कौन करता है, कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, सदन का स्थगन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सदन की विद्यमान बैठक को निर्धारित समय के लिए रोक दिया जाता है, और यह रोक कुछ घंटे, 1 दिन अथवा किसी निश्चित अवधि तक भी हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए कि भैया कोई सदन चल रहा है, ठीक है, सदन की बैठक चल रही है, उसी दौरान बहुत सारे सांसद जो है वो चिल्ला चोट करने लगते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज और आरोप लगाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्पीकर होता है या फिर जो राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो उस सदन को, ठीक है, उस सदन को कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए स्थगित कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, सदन का स्थगन। स्थगन का आदेश कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला महत्वपूर्ण शब्दावली है सत्रावसान। दोस्तों, सत्रावसान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संसद के किसी भी सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है।
दोस्तों सत्रावसान का आदेश राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि अगर किसी सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है तो उसी को सत्रावसान के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मानसून सत्र के सभी कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति जो है वह सत्रावसान की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भैया सदन के स्थगन की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सत्रावसान जो है उसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोनों में अलग अलग है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली महत्वपूर्ण शब्दावली की तो वो है विघटन। विघटन केवल लोकसभा पर लागू होता है क्योंकि राज्यसभा जो है यह एक स्थायी सदन है और राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन का आदेश जो है यह भी दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ही जारी किया जाता है, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर। विघटन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है 5 सालों का, ठीक है, तो लोकसभा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, इसी को कहते हैं विघटन। इसके फलस्वरूप लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है और फिर सामान्य चुनाव करवाए जाते हैं। इसके बाद में नई लोकसभा का गठन किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण शब्दावली की, जिसका नाम है आधे घंटे की चर्चा यानी 30 मिनट की चर्चा। 30 मिनट में दोस्तों आपको 3 याद रखना है। क्यों याद रखना है भैया, क्योंकि यह जो है वो 3 बार आयोजित की जाती है सप्ताह में, ठीक है। 3 दिन पहले नोटिस देना होता है, 30 मिनट चलती है। तो अगर आप 3 याद रख लोगे तो आधे घंटे की चर्चा का आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी सांसद को तारांकित प्रश्न अथवा अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है अथवा जो उत्तर दिया गया है वो अस्पष्ट है, तो इस पर पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए इस चर्चा को आयोजित किया जाता है। इसके लिए महासचिव को 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में इसका आयोजन किया जाता है और इसे सप्ताह में केवल 3 बार आयोजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। 30 में दोस्तों आपको 3 याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, आधे घंटे की चर्चा यानी 30 मिनट की चर्चा। 30 मिनट की चर्चा में अगर आप 3 ध्यान में रखोगे तो 3 दिन पहले नोटिस, ठीक है, 3 बार आयोजन, 30 मिनट तक यह चलती है। क्यों चलती है ये तो आप समझ ही जाओगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अल्पकालिक चर्चा की। इसका उल्लेख लोकसभा नियम 193 के अंतर्गत किया गया है। इसके तहत सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे को सदन के समक्ष उठाया जाता है और इसके लिए दोस्तों सांसद को 2 अन्य सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक सांसद कोई मुद्दा उठाना चाहता है तो उसे 2 लोगों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसकी वजह क्या है यानी कारण क्या है, इसका भी उल्लेख करना होगा। स्पीकर द्वारा 1 सप्ताह में 2 दिन इस चर्चा के लिए आवंटित किए जा सकते हैं और चर्चा की अवधि भी दोस्तों 2 घंटे होती है। और अल्पकालिक चर्चा में दोस्तों किसी भी तरह का मतदान यानी वोटिंग नहीं होती है, सिर्फ चर्चा का आयोजन ही किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव की। दोस्तों इसके तहत सदन के सामान्य कामकाज को रोककर किसी अत्यावश्यक और सार्वजनिक महत्व के मामले पर तत्काल चर्चा आयोजित की जाती है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन और पीठासीन अधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। एक बार स्वीकार होने पर सभी अन्य कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं, जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और अन्य बहसें। इन सभी को स्थगित कर दिया जाता है और केवल उस मुद्दे पर चर्चा होती है जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। दोस्तों स्थगन प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में नहीं लाया जाता, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अगर स्टेटमेंट में किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आपको गलत नहीं करना है। एक बात और भी है कि स्थगन प्रस्ताव पर मतदान का आयोजन भी किया जाता है कि भैया कितने लोग सरकार के पक्ष में हैं सही तरह से मुद्दे पर और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 50 सदस्यों के समर्थन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव की।
दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के उद्घाटन सत्र में दिए गए अभिभाषण पर चर्चा करने और उन्हें धन्यवाद देने के लिए दोनों सदनों में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेकर आता है भैया? तो जो सत्ता पक्ष होता है ना, वह धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आता है ताकि वे राष्ट्रपति को धन्यवाद दे सके। कब लाया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव? तो संसद के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष बजट सत्र की शुरुआत में धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है और इस दौरान सांसद जो है वो राष्ट्रपति के भाषण से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने किन किन मुद्दों का जिक्र किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर व्यापक बहस का आयोजन किया जाता है। चर्चा के बाद में मतदान भी होता है। विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलता की आलोचना भी की जाती है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव की। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि लोकसभा नियम 198 में इसका प्रावधान है। कभी कभी यही स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे, नहीं किया गया है। कहाँ पर इसका उल्लेख है? लोकसभा नियम 198 में। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन इसको लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस प्रस्ताव को लाने के लिए कोई निश्चित कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, उन्हीं के लोग उनसे कट रहे हैं, तो वो जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद में सरकार के खिलाफ बहुमत की जांच करने के लिए पूरे सदन में चर्चा होती है, वोटिंग कराई जाती है और अगर वोटिंग में सरकार हार जाती है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध सबसे ज्यादा बार, टोटल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे और सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। वो यहाँ पर मिस हो गया है, तो उसे थोड़ा याद रखिएगा, नोट डाउन कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निंदा प्रस्ताव की। इसका उद्देश्य सरकार के किसी खास नीति या मंत्री के आचरण की निंदा करना और उसकी चूक के लिए उसे जवाबदेह ठहराना होता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है निंदा प्रस्ताव से संबंधित कि भैया इसको कहाँ पर लाया जाता है। तो याद रखेंगे, लोकसभा में। प्रस्ताव लाने के लिए किसी स्पष्ट नियम का उल्लेख नहीं है, फिर भी 50 सदस्यों के समर्थन से इस प्रस्ताव को लाया जाता है। तो याद रखेंगे, निंदा प्रस्ताव के मामले में भी कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? 50 सदस्यों की। इसके बाद है बैक बेंचर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सांसद पीछे बैठते हैं ना, उनको बैक बेंचर्स कहा जाता है। सदन में आगे बैठने के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। दोस्तों, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75(3), जो कि कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार के सभी निर्णय और कार्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। कोई भी मंत्री सरकार के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकता, उसकी सार्वजनिक आलोचना नहीं करता। अगर सरकार का कोई मंत्री ऐसी गलती करता है तो उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी मंत्रिपरिषद की मानी जाती है और ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना हो सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व को अगर हम और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी मंत्रिपरिषद जो है वह एक इकाई के रूप में कार्य करेगी, यानी एक समूह के रूप में कार्य करेगी। लोकसभा में सरकार अगर बहुमत खो देती है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा और कैबिनेट के जो भी निर्णय होंगे वह सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब आप समझ गए कि भैया समूह के रूप में इनका उत्तरदायित्व होगा। कोई अगर एक मंत्री गलती करेगा तो पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी मानी जाएगी।
चलिए अब बात करते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की। दोस्तों, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मंत्रियों की वह स्थिति है जिसमें हर मंत्री अपने विभाग और उसके कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी मंत्री को कोई विभाग सौंपा गया है और उस विभाग के अंतर्गत कोई गड़बड़ी हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री जिम्मेदार माना जाएगा। प्रधानमंत्री ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं और इसके कारण पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आप समझ गए। उदाहरण मान लीजिए कि भैया रेलवे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, ट्रेन पलट गई है, तो ऐसी स्थिति में रेलवे मंत्री जो है वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं, ना कि पूरी सरकार। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद है गुलेटिन। गुलेटिन जो है दोस्तों, यह एक तरह की संसदीय प्रक्रिया है। इसका उपयोग जब किया जाता है जब संसद में किसी मांग पर विस्तार से चर्चा करने का समय कम पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में बाकी जितनी भी मांगे बची हुई है उन पर कोई भी चर्चा नहीं होती, उन्हें एक साथ वोटिंग के लिए रख दिया जाता है और ऐसे सिस्टम को यानी ऐसी प्रक्रिया को ही गुलेटिन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए यह सदन चल रहा है, सदन में कोई मांग रखी गई है, उस पर चर्चा चल रही थी और सदन का समय समाप्त होने वाला है। बाकी इतनी सारी मांगे बची हुई है, तो क्या करेंगे भैया? अब देखिए, इन सभी मांगों पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे वोटिंग करवा लेंगे। इस तरह से वोटिंग करवाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? गुलेटिन। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया त्रिशंकु संसद क्या होती है। तो दोस्तों, त्रिशंकु संसद उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, यानी जब चुनाव के बाद में कोई भी दल या गठबंधन बहुमत हासिल न कर पाए और सरकार बनाना मुश्किल हो, तो इसे ही त्रिशंकु संसद के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार में अस्थिरता होती है, एक दूसरे में खींचातानी चलती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, शैडो कैबिनेट क्या होता है भैया? छाया मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, संसदीय शासन में जब दो मुख्य दल विद्यमान होते हैं, जैसे अगर हम आज के टाइम की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस, यही दो दल मेन है ना। तो संसदीय शासन में जब दो मुख्य दल विद्यमान होते हैं तो बहुमत दल द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, जबकि विपक्षी दल को प्रतीक्षारत मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसी विपक्षी दल को दोस्तों छाया मंत्रिमंडल या फिर भविष्य का वैकल्पिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि भैया छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो जो विपक्षी दल होता है ना, उसी को ही दोस्तों छाया मंत्रिमंडल के रूप में जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने नोट में दो बातें एक साथ इकट्ठा की है, इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, कुछ प्रस्ताव मैंने एक साथ इकट्ठा किए हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। इन तीनों प्रस्तावों को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया कौन से प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सांसदों की जरूरत होती है, और वो भूल जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों में एक जैसी सिचुएशन है, तो इन तीनों को मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया है। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि अल्पकालिक चर्चा और निंदा प्रस्ताव के दौरान कारण बताना भी जरूरी होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मान लीजिए एक प्रस्ताव दे दिया कि भैया अविश्वास प्रस्ताव है, इसको लाने के लिए कारण बताने की आवश्यकता होती है, तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे पढ़ते हैं। इस वजह से ये अल्पकालिक चर्चा और निंदा प्रस्ताव दो ही ऐसे हैं जिनमें कारण बताना जरूरी है इन्हें लाने के लिए। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।